Hello students, my name is Vipin and I welcome you all to iExamB. So students, IBPS AFO का एग्जाम जो आपका 31 ऑफ दिसंबर को होने वाला है, उसके लिए आज की इस वीडियो में हम एक मॉक एग्जाम करने वाले हैं। कैसे हम क्वांट सेक्शन को एग्जाम में डील करेंगे, क्या हमारे पास अप्रोचेज होनी चाहिए, किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो बेसिकली ये हमारा एक मॉक एग्जाम है, आपने इसे जरूर अटेम्प्ट करना है और खुद को इवेल्युएट आपने करना है कि आपकी प्रिपरेशन अभी कहाँ तक पहुंची है। बाकी तो आप प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जाम से पहले एग्जाम बेसिकली ये हमारा एक मॉक एग्जाम है क्वांट सेक्शन का, कि क्वांट सेक्शन को हम कैसे और बेहतर तरीके से एग्जाम में डील करें, कैसे हम कम टाइम के अंदर चीज़ों को सॉल्व करें। तो कैसे कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या हमारे पास अप्रोच होनी चाहिए उनको सॉल्व करने की, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपके पास ये केसलेट डीआई का क्वेश्चन है। तो केसलेट डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अर्थमेटिक, तो ये हमारा सेक्शन होता है क्वांट का। तो जैसे अगर आपके पास केसलेट डीआई है तो मैं समझता हूं कि सबसे आसान होती है हमारी केसलेट डीआई। इसमें आपको क्या दिया होता है, आपको कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होती है। जैसे यहां पे आपके पास स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 1 गिवन है। इन स्टेटमेंट के बिहाफ पे आपको एक क्वेश्चन का आंसर करना होता है जो आपको ऊपर दिया गया होता है। तो जैसे आप डायरेक्शन में पढ़ेंगे, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर गिवन, यूज द डेटा ऑफ दोज स्टेटमेंट एंड देन डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरी टू द आंसर क्वेश्चन। तो ये आपको इसमें बताना है। तो जैसे यहां पे आपके पास ये दिया गया है कि व्हाट इज द एज ऑफ सी इन ग्रुप ऑफ ए बी सी एंड डी। तो नंबर ऑफ पर्सन हमारे यहाँ पे कितने हैं, नंबर ऑफ पर्सन हमारे 5 हैं और यहाँ पे आपको सी का एज बताना है और इनका एवरेज एज आपको गिवन है 50 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दो स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है और आपको बताना है कि कौन सा इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए नेसेसरी है या सफिशिएंट है। तो जैसे स्टेटमेंट 1 क्या है कि एवरेज ऑफ द एज ऑफ डी एंड ई इज 47 ईयर। तो क्या खाली ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट यू कैन से कैन यू फाइंड द एज ऑफ सी। सो देखते हैं, आप मुझे एक बात बताओ कि नंबर ऑफ पर्सन 5 है तो टोटल एज कितनी हो जाएगी उनकी, 250 ईयर्स हो जाएगी। नंबर ऑफ पर्सन क्या क्या है, ए बी सी डी एंड ई। अगर हम खाली फर्स्ट स्टेटमेंट को कंसीडर करते हैं जो ये कहता है कि डी और ई का एवरेज एज 47 ईयर है, तो आप मुझे एक बात बताओगे कि जो दो पर्सन है डी एंड ई, इनका टोटल एज कितना होगा, तो आपका जो होगा 94 ईयर। तो क्या खाली आप फर्स्ट स्टेटमेंट के बिहाफ पे ये बोल सकते हैं कि हाँ हम सी का यहाँ पे सी का एज फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल 5 आदमियों का एज है 250, जैसे ए बी सी डी ई है। आपको यहाँ पे खाली 2 आदमियों का एज मालूम है 94 ईयर। तो क्या बाकी आपके पास ये 3 आदमी नहीं बचे ए बी सी, इनमें से अगर आपके पास 3 आदमी बचे तो आप कैसे बता पाओगे कि सी की एज क्या होगी। तो ओनली द बिहाफ ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट वी कैन नॉट फाइंड द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। Move to the next statement, that is average of the age of A and B is 50 years. So अगर हम फर्स्ट सेकंड के बिहाफ पे ओनली देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 पर्सन है और उनकी एवरेज, उनकी टोटल एज कितनी है 100 ईयर। तो अगर मैं खाली क्वेश्चन को और स्टेटमेंट सेकंड को कंसीडर करूं तो फर्स्ट के बिहाफ पे तो मैं नहीं निकाल सकता हूं, ओनली द बिहाफ, ओनली मैं लगा रहा हूं, ओनली फर्स्ट के बिहाफ पे मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता जो हमें पूछा है कि सी की एज बतानी है। अगर मैं सेकंड को ओनली कंसीडर करूं तो सेकंड से भी मैं कैसे निकाल पाऊंगा भाई, यहां से तो मैं ए और बी की एज निकाल पाऊंगा 100 ईयर। समझ रहे हो, आपको फिर सी डी एंड ई की एज बतानी पड़ेगी। तो खाली ओनली सेकंड के आधार पे, ओनली फर्स्ट के आधार पे हम ये नहीं बता सकते हैं कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, तो अब हम देखेंगे ऑप्शन ये हमारा होगा नहीं, ये हमारा होगा नहीं, तो हमें दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा, दोनों स्टेटमेंट को। अगर मैं फर्स्ट इसको भी कंसीडर करता हूं और इसको भी कंसीडर करता हूं तो जो हमारे 4 पर्सन हैं, कौन कौन, 2 पर्सन इधर और 2 पर्सन इधर, कौन कौन हो जाएंगे हमारे, फर्स्ट से आएगा डी और ई और सेकंड स्टेटमेंट से आएगा ए और बी। तो ये हमारे 4 पर्सन हो गए। अगर इन टोटल 4 पर्सनों की एज में नंबर ऑफ पर्सन 4 है हमारे और यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन 5 है, यहां से अगर मैं एज माइनस कर देता हूं तो आप मुझे बताओ 250 जो ए बी सी डी ई का है और 4 ये कितना हो जाएगा 194 जो किसका है ए बी डी ई का। तो इसमें से अगर मैं माइनस कर देता हूं तो मुझे खाली किसका एज मिल जाएगा, सी का एज मिल जाएगा जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बेटा इस बात का ये मतलब है कि ओनली द बिहाफ ऑफ सेकंड वी कैन नॉट फाइंड द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ओनली बिहाफ ऑफ द सेकंड वी कैन नॉट से द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। हमें दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। सो वन ऑफ द इजीएस्ट एंड वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चन ऑफ
क्वांट सेक्शन। तो आपको डेटा गिवन होगा, आपको उस डेटा को पढ़ के बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसको आंसर करने के लिए नेसेसरी है या सफिशिएंट है। तो ये हमारा इसमें बेसिकली क्वेश्चन होते हैं केस लेट डीआई के। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। जैसे यही वाला क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछा गया है, तो सेम लॉजिक लगाना है। हाउ मच टाइम विल ट्रेन ए टू टेक टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 400 मीटर। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या गिवन है, दैट इज द ट्रेन ए क्रॉस, आपको बताना है कि हाउ मच टाइम, राइट, आपको टाइम फाइंड आउट करना है। तो ट्रेन ए की आपको दे रखा है कि एक प्लेटफॉर्म को वो 400 मीटर में क्या करती है, पार करती है। 400 मीटर वाले जो प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ जिसकी 400 मीटर है उसको पार करती है वो, राइट। तो इसके लिए इसका मतलब हमें ट्रेन ए की लेंथ रिक्वायर्ड है जो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। अब मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या गिवन है, द ट्रेन ए क्रॉस अनदर ट्रेन बी इन 40 सेकेंड। फाइन, 40 सेकंड में क्रॉस करती है, ओके। लेकिन ना तो हमें यहाँ पे ए की लेंथ मालूम है ना बी की लेंथ मालूम है, ना हमें यहाँ पे ए की स्पीड मालूम है ना हमें बी की स्पीड मालूम है, बोथ। अच्छा, तो फर्स्ट के आधार पे तो हम भैया इसका आंसर कर नहीं सकते, फर्स्ट स्टेटमेंट के बिहाफ पे हम इसका आंसर कर नहीं सकते। अब हम सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं, बोथ ट्रेन आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन का क्या मतलब है, अपोजिट डायरेक्शन का यही मतलब है कि दोनों की हमें लेंथ तो चाहिए ही, लेंथ हमारे पास है ही नहीं भैया, स्पीड 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 भी हमें चाहिए ही, स्पीड यहाँ पे भी कहीं है नहीं, स्पीड भी हमारे पास कहीं पे है नहीं। तो ना तो हमारे पास लेंथ है ना हमारे पास स्पीड है, तो हम कैसे बता पाएंगे कि वो जो ट्रेन है वो कितने टाइम में एक 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर पाएगी। भाई क्या होगा कि जो ट्रेन की लेंथ होगी प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ अपॉन ट्रेन की स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो टाइम तो चलो हमें फाइंड आउट करना है, तो ना तो हमें ये x मालूम है और इस x को हम x क्या है यहाँ पे जो ट्रेन है उसकी लेंथ, तो ना तो हम कहीं से ना इस स्टेटमेंट से ना इस स्टेटमेंट से उसकी लेंथ बता पा रहे हैं, ना हमें स्पीड मालूम है। तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा कि दोनों जो है, दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट टू जो है इसका आंसर करने के लिए, इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए रिक्वायर्ड नहीं है या सफिशिएंट नहीं है, नेसेसरी नहीं है। बोथ आर नॉट नेसेसरी टुगेदर टू आंसर। तो दोनों स्टेटमेंट इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए क्या नहीं है, नेसेसरी नहीं है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। बस ये बहुत आसान टॉपिक है, थोड़ा आपको लॉजिकल आपका माइंड वहां पे चलना चाहिए और आपने डेटा अच्छे से पढ़ना है कि हमसे पूछा क्या है। तो हमारा कोई भी स्टेटमेंट नहीं होगा इनमें से, तो ऑप्शन 5 हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। इसको देखो, ये पूछ रहा है आपसे, हाउ मेनी पीपुल आर ट्रेवलिंग इन द मेट्रो। मेट्रो में कितने लोग हमारे टोटल है। तो पहली इंफॉर्मेशन हमको क्या गिवन है, पहली स्टेटमेंट कि देयर आर 24% मैन, 45% चिल्ड्रन, पैसेंजर। तो ठीक है, कोई भी डेटा ट्रेन में भी 100% क्या होगी, हमारे पीपल होंगे। 100% में से 24% मैन है, 45% चिल्ड्रन है, तो वीमेन कितनी होंगी, तो आपका जो होगा सर वीमेन होंगी 31%, है ना। 31% भाई, टोटल 100% में से 24% हमारे मैन, 45% चिल्ड्रन, तो बची बाकी जो बची होंगी हमारी वो क्या है, वीमेन है, तभी हमारा 100% है। तो वीमेन हमारी कितनी है, 31%। अच्छा, तो ओनली फर्स्ट के बिहाफ पे तो हमें बता पाएंगे कि इतने परसेंट हैं, लेकिन हम नंबर में इसका डेटा नहीं बता पाएंगे। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट के आधार पे तो हम नहीं बता पाएंगे, ओनली सेकंड के आधार पे भी हम नहीं बता पाएंगे। 155 वीमेन हैं, तो कैसे बता पाएंगे, हमें तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन चाहिए ना, टोटल कितने हैं उसमें, तो सेकंड पे आधार पे भी हम नहीं बता पाएंगे। अच्छा, अगर मैं दोनों को एक साथ ले लेता हूं तो वुमेन हमारी हैं कितनी, 155, इसका मतलब इस 31 की वैल्यू कितनी है, 155 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो कोई भी डाटा अपने आप में 100% होता है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपका जो होगा 100% की वैल्यू हो जाएगी 500। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, मतलब मैंने आपको आंसर निकाल के बता दिया है। तो कहने का ये मतलब है कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट एंड स्टेटमेंट नंबर सेकंड, दोनों को हम कंसीडर करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 5, दैट इज बोथ 1 and 2 टुगेदर। दोनों क्या है, दोनों को हमें लेना पड़ेगा अगर हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना है। तो हमारा आंसर क्या होगा कि दोनों स्टेटमेंट हमारी क्या है, इसके लिए रिक्वायर्ड है, राइट। सो अब ये आपको समझ में आ गया होगा, सच इतना इसमें ज्यादा कुछ आता नहीं है। अब हमें अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, अप्रोक्सीमेशन में बेसिकली कि जैसे 25.45 है और एक 25.79 है, राइट। ये दो डाटा हमारे पास है। मैं थोड़ा आपको बेसिक बता देता हूं। तो आपने क्या करना है कि इसको आप कंसिडर करेंगे 25,
इंटेजर में, क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है तो आपको इंटेजर वैल्यू लेना होता है, डेसिमल के बाद को आप लीव कर सकते हैं। इसको आप क्या कंसीडर करेंगे, इसको आप 26 कंसीडर कर सकते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि अगर यहाँ पे 20.5, अगर 5 से कम है डाटा, 0.5 से डाटा कम है, जैसे ये 0.45 था तो आप इसे 25 कंसीडर करेंगे, और अगर 5 से ज्यादा है डाटा, 25.7 है ना, तो आप इसे 26 कंसीडर करेंगे। ये आप इसे ध्यान रख सकते हैं। बेसिकली अगर आप थोड़ा ऊपर नीचे हो भी जाता है, आप इसको भी 26 कंसीडर कर लेते हो तो बहुत माइनर सा फर्क आएगा। ऑप्शन आपको, मैंने यहाँ पे ऑप्शन क्लोज रखे हैं, लेकिन वहां पे आपको ऑप्शन दूर दूर मिलेंगे, 153, 197, तो इतना वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा आपको अगर आप 25 को 26 एज्यूम कर लेते हो। तो ये आपने ध्यान रखना है अप्रोक्सीमेशन में। तो और दूसरी चीज इसमें क्या होती है, बॉड मास। अगर सिंप्लीफिकेशन में आपके पास आ गया बॉड मास रूल, है ना, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो ये दो चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को तो मिलेगा ही मिलेगा। आप इसको सॉल्व भी कर पाएंगे अगर दो तीन बातें आप ये ध्यान रखेंगे। कैसे हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे, देखो ये क्या है हमारे पास 25.789, तो मैंने इसे 25 ही कंसिडर कर लिया। लेट्स से ये 48.99 है, बहुत क्लोज है, 49 कंसिडर कर लिया। 6.0 है तो मैंने इसे 6 कंसिडर कर लिया। इसको मैंने 98 कंसिडर कर लिया और इसको मैंने 16 कंसिडर कर लिया। बस क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। करो इसे सॉल्व, कैसे होगा, ये 25 आएगा यहाँ पे, 9 6 54, 5 और 29, ठीक है, प्लस 98 प्लस 16। अब इसको भाई हम जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, प्लस प्लस वालों को जोड़ेंगे हम, 5 और 8 13 और 6 19 की 9, हासिल 1, 9 1 और 1 2, 11, 11 और 2 कितने होते हैं 13, और ये माइनस का 294 है। अब इनका अगर आप डिफरेंस लेंगे, 14 में से 9 गए 3, 5 और 1, और लेकिन माइनस का वैल्यू बड़ी है तो हम नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव 153। देखो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सेकंड ऑप्शन नंबर। लेकिन आप यहाँ पे अगर बोलोगे, अगर आप इस 25.7, अब कई बच्चों ने बोला होगा कि सर आपने तो ये बताया था इसको हम 28 लेंगे, तो 26 लेंगे, तो कोई बात नहीं, आप इसे 26 ले लो, 140 के आसपास आएगा। 294 में से 140 गए कितना होता है, 4 5, 154, देखो उसी के आसपास आया 154। ये ऐसा नहीं मिलेगा 158, ये मिलेगा 198 है, जैसे ये 168 है, ये 145 है, तो 153 के आसपास हमारा 154 नहीं होगा ना, तो 154 आपका अप्रोक्सीमेट आपको वैल्यू बतानी होती है। अप्रोक्सीमेट आपको क्या बतानी होती है, इसमें वैल्यू बतानी होती है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा आपको नॉलेज अगर अच्छी होगी, प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी तो आसानी से आप कर जाएंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसका आपने वीडियो रोकना है और आंसर बताने की आपने कोशिश करनी है, व्हाट शुड बी द आंसर। इसका देखो मैं आपको बताता हूं, कुछ नहीं करना है, 20.09% है, 20% कंसिडर करो, ऑफ कितना है हमारा 1250, प्लस 13.52 है, तो 5 से थोड़ा ऊपर है तो मैंने 14 कंसिडर कर लिया, 14% ऑफ 700 इज इक्वल टू क्या है, वो जो क्वेश्चन मार्क है उसमें मैंने x लेट कर लिया, x माइनस 801 मैंने इसे लेट कर लिया, 801.97 है, मैंने इसे क्या कर लिया 801 कंसिडर कर लिया। तो भैया 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, दैट मीन्स ये होगा हमारा 250, और ये वैल्यू हमारी कितनी होगी 14 से, बता सकते हो 14 7 98, 98 इज इक्वल टू x माइनस 801, ठीक है। तो यहां से जब आप इसे सॉल्व करेंगे 800 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये 1051 और 98, 1051 और 98, इसको आप ऐड करेंगे तो 9 14 और कितना आ जाएगा ये यहाँ पे 1 और 1, 1149 के आसपास हमारा आंसर आएगा x का वैल्यू। तो 1149 के पास क्या आंसर है 1150, तो यही हमारा अप्रोक्सीमेट आपको आंसर देना होता है, अप्रोक्सीमेट ये हमारा आंसर हो जाएगा। है उसके आसपास, इसके आसपास कोई ऑप्शन कौन सा है, खाली 1150 है, तो वही हमारा क्या होगा मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर होगा। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन हमारे इसमें पूछे जाते हैं, आपको अगर थोड़ा सा भी नॉलेज अच्छी होगी तो आसानी से आप ये चीजें यहाँ पे सॉल्व कर जाएंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चैनल पे मैंने आपको द बेस्ट फॉर्म में पढ़ाया है, द बेस्ट फॉर्म में। तो अगर आपको चीजें और बेहतर से समझनी है तो उन वीडियो को आप जरूर देखें। तो यहाँ पे हम इसे कर लेते हैं, क्या करते हैं हम a का और c का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a का और c का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। c हमारा है कितना, तो बोलोगे सर आप c है आपका 51, इसको और फैक्टराइज कर देते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3, तो क्या बन जाएगा हमारे फैक्टर 9 और 17। अब हमें नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव के 17 करना पड़ेगा या पॉजिटिव के 9 करना पड़ेगा, इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब हम साइन चेंज करते हैं, माइनस का 9 और प्लस के 17, ठीक है। अब हम 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 से मैंने डिवाइड भी कर लिया, तो जब मैंने इसे 3 से डिवाइड करा -3 और 3 पंजे 15 और 3 छके 18 प्लस के 5.6, तो भैया इस इक्वेशन के जो फैक्टर हैं वो आ गए ये फैक्टर। अब हम दूसरी इक्वेशन के अगर फैक्टर निकालें तो दूसरी इक्वेशन हमारी क्या होगी 4 × 39,
तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 × 39 को 2 × 2 × 2 × 3 × 13। तो हमें क्या बनाना है, 25 बनाना है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 12, 3 दूनी 6 दूनी 12, और ये हो जाएगा मेरा 13। अब दोनों को नेगेटिव ले लो क्योंकि माइनस का 25 है, तो दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, साइन चेंज। फिर हम दोनों को 4 से डिवाइड करेंगे तो +3, और ये हमारा कितना आएगा, लगभग 4 × 3 = 12, 4 दूनी 8, और ये, तो ये दो हमारे फैक्टर आ गए। अब इसको आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। कंपैरिजन करना आप जानते होंगे अच्छी तरीके से कि इसके रूट्स है हमारे -3 एंड +5.6। इस इक्वेशन के क्या रूट्स हैं, +3 एंड +3.25। तो भैया दोनों रूट जो है कंडीशन सेटिस्फाइड करनी चाहिए। तो ये तो ठीक है, ये इससे भी बड़ा है, इससे तो बड़ा है, लेकिन इससे क्या है, इससे छोटा है। तो यहीं पे बात हमारी खराब हो गई है। ये वाला रूट है, इससे तो बड़ा है और इससे छोटा है, तो यही मतलब हम कुछ कह नहीं सकते, मतलब रिलेशन को हम स्टेबलिश नहीं कर सकते हैं दोनों इक्वेशन के बीच। तो हमारा आंसर क्या होगा कि वी कैन नॉट स्टेबलाइज द रिलेशन। बेसिकली इस नन की जगह यहाँ पे रहता है रिलेशन, ऐसे मिलेगा आपको एग्जाम में, रिलेशन कैन नॉट बी स्टेब्लिश्ड। ठीक है, रिलेशन को हम क्या नहीं कर सकते हैं, स्थापित नहीं कर सकते। तो यही हमारा आंसर होगा। ऐसे कैसे हो सकता है, दोनों रूट से जो जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, या तो दोनों छोटे होने चाहिए या दोनों ही बड़े होने चाहिए जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, तभी जाके हम बोलेंगे कि ये ग्रेटर होंगे इससे या इससे लेसर होंगे। यानी कि अगर x के रूट बड़े हैं तो x इज ग्रेटर देन y, और अगर x के रूट छोटे हैं तो x इज लेस देन y। तभी हम बोलेंगे जब दोनों रूट जो है सेटिस्फाइड करेंगे। ऐसा नहीं कि ये रूट तो इन दोनों से बड़ा है लेकिन ये रूट इन दोनों से छोटा है, तो हम बोलेंगे कि हम रिलेशन जो है स्टेबलाइज नहीं कर सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट यही है कि दोनों रूट या तो ग्रेटर हो या लेस हो, तभी हम इनमें से एक ऑप्शन के साथ जाएंगे। अदरवाइज हम क्या लिखेंगे, रिलेशन कैन नॉट बी स्टेबलिश्ड। राइट। अगला क्वेश्चन क्या है, तो डायरेक्ट हम करेंगे, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे भाई हमारे, तो आपका जवाब होगा सर इसके फैक्टर हो जाएंगे -5 एंड +4, है ना, और प्रोडक्ट 20 भी है और डिफरेंस 1 भी है। साइन चेंज कर देंगे, +4 -5, है ना, +5 और -4। दूसरी इक्वेशन के रूट्स क्या हो जाएंगे, 35 है तो +7 एंड -5 लिख सकते हैं हम, तो -7 एंड +5, क्योंकि इसमें करने की जरूरत नहीं है ना कुछ। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, तो 1 × 20 कितना हो जाएगा, 20। तो 20 को मैंने तोड़ दिया 4 और 5 में, इसका कोफिशिएंट 1, ये 35, तो ये कितना है हमारा 35, तो 35 को मैंने तोड़ दिया किसमें, 7 और 5 में, क्योंकि हमें डिफरेंस यहाँ पे क्या चाहिए, 2। बाकी डिटेल में जानने के लिए आप जो है वीडियो भी देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया। इसी चैनल पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से वीडियो मिल जाएगी। अब हम आते हैं कंपैरिजन पे, तो -5 और +4 और -7 और +5, यही है जी। तो भैया अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में बात करूं तो ये इन दोनों से बड़ा है, इन दोनों से बड़ा है। अगर ये भी इन दोनों से बड़ा हो जाता तो हम बोल देते कि ये वाले, ये y इज ग्रेटर देन x, लेकिन ये क्या है, ये जो हमारा है वो इससे तो छोटा है, इससे तो छोटा है और इससे भी छोटा है, तो एक तो बड़ा है और एक तो छोटा है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो हम इस केस में भी यही बोलेंगे कि रिलेशन कैन नॉट बी स्टेब्लिश, रिलेशन कैन नॉट बी स्टेब्लिश, हम यही बोलेंगे कि रिलेशन कैन नॉट बी स्टेब्लिश। तो ये आपने ध्यान रखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत आसान होता है। अगर 5 क्वेश्चन आपको मिल गए तो डेफिनेटली, अगर आपके पास थोड़ा अच्छी कमांड आपकी है टॉपिक पे, तो 5 के 5 आप आसानी से कम टाइम में ही सॉल्व कर जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आप खुद को इवेल्युएट भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है, प्रत्येक क्वेश्चन को रोकना है और आपने खुद सॉल्व करना है, क्या आपका आंसर निकल के आता है। अब ये क्वेश्चन है, देखो भाई 12, 36, 150 और 392 में आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। अब बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है ये। अब हम सबसे पहले तो डिफरेंस देखते हैं, तो डिफरेंस कितना है इसमें, 24 का डिफरेंस है जी। फिर हमारा लगभग कितने का डिफरेंस है, 114 का डिफरेंस है, तो 24, 114, फिर बात कुछ बन नहीं रही है। तो फिर आते हैं डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन पे। मल्टीप्लीकेशन पे 12 3 36, 36 चौके 144, तो 3 4 ठीक है मानते हैं हम, 3 4 का है, लेकिन फिर 6 भी तो ऐड हो रहा है उसमें, 144 + 6 कितना होगा, 150, तो ये भी हमारा नहीं होगा। फिर हम इसमें देखेंगे तो ये इसमें तो अगर 2 टाइम्स हम करेंगे तो हमें 92 ऐड करना पड़ेगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो फिर हम क्या सोचेंगे, फिर हम स्क्वायर और क्यूब की तरफ चलते हैं। तो स्क्वायर और क्यूब की तरफ जैसे बेटा हम चलेंगे यहाँ पे, तो आप बोलोगे अगर मैं 12 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 का क्यूब + 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा मेरा 12, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, आप बोलोगे जी लिख सकते हो सर आप। अब अगर इसको मैंने इस पैटर्न से लिखा तो ये मेरा इस पैटर्न से लिखा जाना चाहिए, तो आपका जवाब होगा 9 का 3 का क्यूब + 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स ये कितना होगा, ये होगा आपका 36, ठीक है, 27 + 9। अब 2 3
तो 4 होगा, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, 64 प्लस 16 80, नहीं 4 नहीं है, इसका मतलब 5 हो सकता है, तो 5 का देखते हैं हम। तो 5 जैसे मैंने देखा मेरा बन गया 125, जी बिल्कुल ठीक बात है, 125 भी हमारा बन गया। 150 सॉरी, माफ कीजिएगा, 25 ऐड भी होगा ना इसमें, 125 प्लस 25, तो 150 हमारा बन गया, ये बात बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद 5 के बाद अगर दो दो का गैप, इसमें 2 का गैप चल रहा है, या फिर जैसे ये 1 का गैप है, फिर 2 का गैप है, फिर 1 का गैप है, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216 प्लस 36, तो तब भी हमारा ये 252 के आसपास बन रहा है, तो 6 भी नहीं है। 7 का देखते हैं, 7 का क्यूब प्लस 7 का स्क्वायर, तो 343 प्लस 49 दैट विल बी 392, तो इसका मतलब ये लॉजिक हमारा बन रहा है। तो 2 3 5 7। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अब बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, देखो जल्दीबाजी में 7 के बाद 2 2 का गैप है, वो डायरेक्ट सीरीज पकड़ लेंगे और ये हो जाएगा मेरा 729 और 81, तो आपका जवाब आ जाएगा यहाँ पे ये कितना 810, ये बता देंगे बच्चे और हो जाएंगे खुश कि हमारा एक जो है क्वेश्चन सही हो गया और हमारा आंसर है 8010। लेकिन बेटा जैसे आप 1010 बताओगे आपको आपको मिलेंगे यहाँ पे 0 नंबर, आपको कितने नंबर मिलेंगे, आपको मिलेंगे 0 नंबर। ऐसा क्यों, इसके पीछे ये कारण है, आप मुझे एक बात बताओ कि इसके पीछे ये आपने लिया यहाँ पे 2, फिर लिया आपने 3, फिर लिया आपने 5, फिर लिया 7, तो ये तो एक क्या है, ये एक इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, तो ये एक ऑड की सीरीज चल रही है, अकॉर्डिंग टू यू ये एक ऑड की सीरीज चल रही है और 7 के बाद 9 आना चाहिए, लेकिन 2 तो एक इवन नंबर है ना, 2 तो एक इवन नंबर है, ठीक है, गैप भी मानता हूं मैं, यहाँ पे 2 का गैप, यहाँ पे 2 का गैप, लेकिन यहाँ पे तो फिर 1 का गैप है, तो गैप भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, या फिर 1 2 का गैप होता तब भी हम बात करते, ऐसा भी नहीं हो रहा है। तो इसमें बेटा लॉजिक ये है, जिन्होंने 810 आंसर बताया उनका बहुत गलत आंसर है इसका। इसमें लॉजिक ये है ना कि ये 2 3 5 7 जो है ये एक प्राइम नंबर की सीरीज है, ये क्या है, एक प्राइम नंबर की सीरीज है 2 3 5 7। और प्राइम नंबर क्या होता है मालूम है आप लोगों को, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को हम हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं हमारे जिसके खाली 2 फैक्टर होते हैं, एक तो एक होता है और एक वो इट सेल्फ होता है, इट सेल्फ यानी कि खुद होता है वो, एक 2 फैक्टर होते हैं, एक तो एक होता है और एक वो इट सेल्फ होता है। तो ये आपने कंसेप्ट ध्यान रखना है कि इसमें एक प्राइम नंबर की सीरीज है। तो अकॉर्डिंग टू द सीरीज ऑफ प्राइम नंबर 2 3 5 7 एंड नेक्स्ट नंबर शुड बी 9, नहीं 9 के तो 3 भी है ना फैक्टर, तो ये प्राइम का खंडन कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है, तो अगला होगा हमारा 11 का क्यूब, तो 11 का क्यूब और 11 का स्क्वायर, तो 1331 याद होनी चाहिए आपको, क्यूब और स्क्वायर, और 21 इसमें हम ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा भाई ये 1452, और यही हमारा इसका क्या है मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर है, ये हमारा आंसर नहीं है, 1452 विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है कि एक प्राइम नंबर की सीरीज हमारी बन रही है 2 3 5 7 की, ऐसे नहीं कि आप जल्दीबाजी में से 9 भी वहां पे कर देंगे तो गलत हो जाएगा आपका वो, तो 2 3 5 7 इज अ सीरीज ऑफ अ प्राइम नंबर, राइट। सो ये चीजें आपने देखनी है। अगर ऐसा बहुत मतलब कोई बहुत ही आपको क्वेश्चन टफ लगता है तो यू कैन स्किप, अगर आप स्किप करने भी एक इट्स ऑल्सो द पार्ट ऑफ एग्जाम। अगर आप क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि इस जितना टाइम मैं इस क्वेश्चन पे दे रहा हूँ इसके बदले में 4 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, तो यू आर वेरी स्मार्ट, तो स्किप करना भी हमारी एक आर्ट एग्जाम में, राइट, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे यही वाला क्वेश्चन है, नानी याद आ जाएगी बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर आपको थोड़ा दिमाग नहीं चलाएंगे आप। सबसे पहले आप देखेंगे डिफरेंस, सबसे पहले तो डिफरेंस ही आता है, 18 का डिफरेंस, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 4, 24 का डिफरेंस, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 8, 14 में से 6 गए 8, 88 का डिफरेंस। डबल डिफरेंस बना के देखा, डबल डिफरेंस से भी बात नहीं बनी, डबल डिफरेंस से भी हमारी बात नहीं बनी, तो डिफरेंस तो सीरीज है नहीं है। मल्टीप्लीकेशन 19 दूनी 38 माइनस 1 37, ठीक है भाई, क्या बन रहा है कुछ लॉजिक, 19 2 जा 38 माइनस 1 कितना हो जाएगा हमारा 37, लेकिन फिर आगे भी तो फॉलो होना चाहिए पैटर्न कुछ, 37 दूनी 74, 74 माइनस 1 73 है, नहीं है, 3 से भी कोई लॉजिक नहीं है, तो 74 माइनस 13 करना पड़ रहा है यहाँ, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई का लॉजिक भी नहीं है कुछ। डिवीजन में आते हैं जब हम, तो डिवीजन पे जैसे मैं देखता हूँ कि 1937 या कुछ डिवाइड भी नहीं हो रहा है, तो कुछ दिमाग में आ रहा है आपके कि ये यार कहीं ना कहीं कुछ ऐसे नंबर हैं जो किसी से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या ये प्राइम नंबर तो नहीं है, तो आप बोलोगे यार ये प्राइम नंबर है सारे, 19 भी प्राइम नंबर है, 37 भी एक प्राइम नंबर है, 61 भी एक प्राइम नंबर है, एंड 149 भी एक प्राइम नंबर है। तो आप जानते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है कि जिसके खाली 2 फैक्टर होते हैं, एक वो खुद होता है और एक उसका फैक्टर 1 होता है, तो इसका मतलब एक प्राइम नंबर की सीरीज है। और अगर ये एक प्राइम नंबर की सीरीज है तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो भी एक प्राइम नंबर होगा, वो भी क्या होगा एक प्राइम नंबर होगा। तो अगर हम पहले ऑप्शन देखेंगे तो ये नंबर तो हमारा 3 से कटता है भाई, 3 का 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सम ऑफ
digit should be divisible by 3, and here you can see that this is 8 plus 1 9 plus 3 क्या हो गया हमारा 12, and 12 is divided by 3, so answer is divisible by 3, राइट। अगर हम देखें 213, तो 213 क्या है, 3 और 2 5 और 1 6, ये भी कंप्लीट डिवाइड है, तो इसका मतलब ये भी एक प्राइम नंबर नहीं है। ये देखेंगे अगर हम 6 और 2 8 और 1 9, ये भी एक प्राइम नंबर नहीं है, नन हमारा नहीं होगा। अगर हम इसको देखेंगे 229 को, तो ये हमारा एक प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं, 2 to 9 है, इससे ठीक बड़ा एक स्क्वायर लो, तो इससे ठीक बड़ा स्क्वायर कितना होता है हमारा, 15 16 का होता है 256, किसका होता है 16 का 256, 16 का रूट क्या होता है भाई 16। अब 16 से नीचे जितने प्राइम नंबर हैं 2 3 5 7 11 और 13, 16 से नीचे यही प्राइम नंबर है, 2 3 5 7 11 13। अब देखो कि क्या ये नंबर 2 से कटता है, नहीं कटता है, 3 से कटता है, नहीं करता है, 5 से कटता है, नहीं करता है, 7 से कटता है, 7 या 21 नहीं करता है, 11 से कटता है, 11 दूनी 22 नहीं, 13 दूनी 26 ये भी नहीं, तो किसी से ये नंबर नहीं कटता, इसका मतलब ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। अगर किसी एक से भी कट जाता है, इनमें से किसी एक से भी इनसे ये कैंसिल हो जाता है, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर हमारा नहीं होता, तो हमारा आंसर क्या होगा 229 क्या है, एक प्राइम नंबर है, और यही हमारा इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन है क्वेश्चन इसका बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं तो अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो एक स्किप भी आप कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है, राइट। तो अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करें, अब अर्थमेटिक आ गया हमारे पास, तो अर्थमेटिक में एक सीआई का क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। इसके 36 मेथड आपने देखे होंगे, ट्री मेथड, फ्रैक्शन मेथड, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर टी, वो भी देखा होगा आपने। लेकिन ऐसे नहीं करेंगे हम, जब भी 2 साल का मामला आएगा, यहाँ पे क्या लिखा है 2 साल है ना, तो 2 साल में आप एक कंसेप्ट ध्यान रखेंगे कि अगर हम सक्सेसिव रेट बना पाएंगे तो वो बेस्ट मेथड है। अगर ये सिंपल फॉर्म में है फ्रैक्शन और ये परसेंटेज है आपकी, अगर ये 16/3% है तो तब तो आपको क्या मैंने इस पे वीडियो डाला भी, उसको आप देख सकते हैं। अगर फ्रैक्शन फॉर्म में है तो आप क्या करेंगे, जैसे 16/3%, तो फ्रैक्शन फॉर्म में है ना, तो इसको सक्सेसिव में ढालना थोड़ा मुश्किल है, ढल तो जाएगा लेकिन थोड़ा मुश्किल है, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में इसको फ्रैक्शन फॉर्म से सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर जब हमारी सिंपल फ्रैक्शन है तो बेस्ट मेथड क्या है इसका, 2 साल में कि x प्लस वाई इंटू एक्स वाई अपॉन 100, दिस इज द बेस्ट वे। तो x की जगह पे 20 रखेंगे, तो 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 अपॉन 100, सो व्हाट विल वी गेट, यहाँ पे हो जाएगा ये 40 और ये आ जाएगा हमारा 4, 44%, कितना 44%। तो बस वही करना है आपको, यहाँ पे 44% है ना, आपको जो प्रिंसिपल वैल्यू दे रखी है उसका 44% आप निकाल दो, आपका सी आ जाएगा। तो 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 हमारी यहाँ पे आएगी, 7 चौके 28 की 2 और 30 हमारे यहाँ पे आएगा, तो 30 80 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सो ये इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है, ज़्यादा लिखना नहीं है आपने कि आप एक ट्री बनाओ ऐसे 7000 ऐसे करके आप 2 रेखा बनाओ, फिर यहाँ पे निकालो, यहाँ पे निकालो, यहाँ पे निकालो, फिर उन्हें तीनों को जोड़ो। तरीका है वो भी, लेकिन लेंथी मेथड क्यों करना है जब हमारे पास ये है। इसको तो आप फिर माइंड में करेंगे डायरेक्ट, जैसे 10% है तो 10 और 10 20, 10 दाएं 100, 100/100 1, यानी कि 21%, 21% आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आपसे प्रिंसिपल दिया होगा, है ना। तो ये चीज़ें आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको अगर अमाउंट दिया है तो आप प्रिंसिपल को 100 मान लो, जैसे आपका 21% आया तो 100 का 21% कितना होता है 121, तो फिर आप 121 का इक्वेट वो वैल्यू कर दो जो आपको अमाउंट में दिया है, तो आप प्रिंसिपल भी आपसे निकाल सकते हैं। तो कुछ भी आपसे इसमें पूछा जाता है तो कंसेप्ट आपने ध्यान रखने की कैसे हमने से चीज़ें सॉल्व करी हैं, राइट। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, ये मिक्सचर एंड एलिगेशन क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि लगभग अर्थमेटिक मैंने आपको करा दिया, नंबर सीरीज भी करा दिया, क्वाड्रेटिक भी करा दिया, केसलेट भी करा दिया, और हमारा सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन मैंने आपको करा दिया। तो मैंने क्या कोशिश करा कि एग्जाम से पहले एग्जाम एक बार आप देख पाओ कि कैसे जो है किस क्वेश्चन के बाद क्या चीज़ हमारी आ रही है। अभी अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, वाटर इज 7 लीटर, ठीक है, दो हमारे पास है, मिल्क है और वाटर है, वाटर हमारे पास 7 लीटर है, ठीक है जी। इफ 2 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड, लेट्स से हमारे पास x लीटर मिल्क है, 2 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड एंड 11 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, तो हमने 2 लीटर तो दूध, 2 लीटर दूध और पानी हमने कितना ऐड करा, 11 लीटर हमने पानी ऐड करा, यही करा भाई हमने। तो यहाँ पे ये वैल्यू हमारी कितनी होनी चाहिए थी x प्लस 2, और यहाँ पे ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी 18 लीटर। यहाँ तक सभी की समझ में आ गया, तो आप बोलोगे जी सर बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक। अब आगे क्या है, देखो आगे ये कह रहा है वो कि मिल्क विल बी 80% इन द न्यू मिक्सचर, तो 80% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो आपका जो होगा सर 80% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 4/5। इस बात का ये मतलब है कि इस टोटल मिश्रण में जो मिल्क है वो 4 है, तो भाई अगर मिल्क 4 है आपका तो वाटर कितना होगा, वाटर होगा 1, भाई टोटल 5 है
5 में 80% यानी कि 4 आपका मिल्क है, तो वाटर कितना होगा 1, तभी तो टोटल क्वांटिटी 5 बैठेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो इनका अनुपात था वो 4:1 था, मीटर मिल्क एंड वाटर का। तो बेटा 1 की वैल्यू अगर 18 लीटर है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 की वैल्यू हो जाएगी 72 लीटर। 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72 लीटर। तो 4 की वैल्यू अगर 72 लीटर है, उसने हमसे पूछा था कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द इनिशियल, यही पूछा ना, ओरिजिनल। तो यानी कि हमें x का वैल्यू निकालना है, तो खत्म क्वेश्चन। x प्लस 2 का वैल्यू अगर 72 है, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, सो वैल्यू ऑफ x विल बी 70 लीटर। सो ऑप्शन नंबर 5 यानी कि नन हमारा इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। एक चीजें आपने समझनी है, अर्थमेटिक तो आप जरूर सॉल्व करके जाना, मैं वो करूंगा आपको रिकमेंड, राइट। किसी क्वेश्चन पे आपने ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, ये आपने ध्यान रखना है। बहुत मतलब अगर आपके पास बहुत ही इनफ टाइम बचा हुआ है तो अब आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। लेकिन आपको लग रहा है कि यार मेरे इसकी वजह से और क्वेश्चन छूट जाएंगे, तो फिर यू कैन स्किप। बाकी डेफिनेटली आप एग्जाम में अच्छा करेंगे, आपने पैनिक क्रिएट नहीं करना है। जितनी आपकी प्रैक्टिस है उसको और बेहतर थोड़ा करो, कैलकुलेशन पे कमांड करो, जो टॉपिक आपके रिवीजन के लिए बचे उनको रिवीजन करो, है ना। बाकी प्रैक्टिस तो मेन गेम प्रैक्टिस का ही है। तो इसी बहुत अच्छे तरीके से अभी तो हमारे पास हैं 6-7 दिन हमारे पास हैं। तो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए कि अगर आपका डाउट होता है, अगर आपको ये समझ में आया है जो मैंने आपको कराया है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर इसके रिगार्डिंग हमारे लिए एक वीडियो बनाएं। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो आपने कमेंट में लिखा है उसी के रिगार्डिंग मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो मिलेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ। आपने क्या करना है कि मैक्सिमम जो है इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि इस वीडियो का लाभ जो है हर बच्चे को मिल सके जो IBPS EFO का एग्जाम देने जा रहा है 31 दिसंबर को, राइट। तो मिलेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ नई वीडियो में। ख्याल रखें अपना, खुश रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।